नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और लंबे समय तक सुस्त रहने के बाद मॉनसून ने फिर तेजी पकड़ी है, जिसका असर खरीफ फसलों की बुआई पर भी दिखा है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल सोइंग अभी भी पिछले साल के करीब 9% कम है। खासकर मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की बुआई ज्यादा पिछड़ी है। लेकिन जब मॉनसून ने जोर पकड़ लिया है तो क्या बुआई में भी रफ्तार दिखेगी? क्या एक बार फिर से हम खरीफ का रिकॉर्ड उत्पादन देखेंगे? कीमतों का रुझान कैसा रहेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम इस खास शो में करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, सोपा के ईडी डीएन पाठक, जेएलवी एग्रो के विवेक अग्रवाल और साउथ वेस्ट एंटरप्राइज के संदीप शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मॉनसून पर एक बार यहाँ पर नजर डालें तो ये अभी भी यहाँ पर डेफिशिएंट है करीबन 6%, और बुआई की तरफ अगर नजर डालें तो ये भी पिछले साल के मुकाबले करीबन 7% कम है, और उसका असर हमने यहाँ पर क्लियरली भावों में भी आते हुए देखा है। खाने के तेलों की बात करें तो यहाँ पर जुलाई के महीने में ही करीबन 10 से 18% की तेजी अलग अलग खाने के तेलों में देखने को मिली है। कॉटन की बात की जाए तो यहां पर फ्यूचर्स एक्सचेंज पर हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे हैं। और जहां तक दालों की बात है, यहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। बुआई के इलाके पर तो ध्यान है ही। सरकार ने जो यहां पर जो स्टॉक लिमिट है उसको हटाने का जो फैसला लिया है, उसका सीधा असर यहां पर दालों में देखने को मिला है। और सभी दालों में पिछले 2 हफ्ते की अगर बात की जाए तो करीबन 5 से 7% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली है। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट कार्ड है कि जुलाई में किस तरह की बढ़त देखने को मिली है। तो जी हाँ, चाहे मसाले हो, खाने के तेल हो, गुआर है, हल्दी है, मेंथा है, हमने सभी जगह यहाँ पर काफी अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। सबसे ज्यादा बढ़त ऑफकोर्स सोयाबीन में, जहां पर 17% की तेजी आपकी स्क्रीन पर है। कॉटन में करीबन 9% की बढ़त हमने जुलाई के महीने में आते हुए देखी है। बाजार की नजर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो है ही, जिस तरह के क्यूज वहां से हैं। यहाँ पर मॉनसून, बुआई, जो रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं उसका इम्पैक्ट, और अगस्त में आगे जाकर यहाँ पर फेस्टिवल्स, वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा तो उसकी मांग भी बाजार में दिखने को मिली है, और उसका एक सेंटिमेंट इंपैक्ट हमने यहां पर आते हुए देखा है। लेकिन बात सबसे पहले यहां पर खाने के तेलों से कर लेते हैं, क्योंकि ये साल काफी वॉलेटाइल रहा है खाने के तेलों के लिए। एक अच्छी खासी करेक्शन हमने भावों में आते हुए देखी और बाजार को लग रहा था कि अब शायद कुछ कंसोलिडेशन आएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह का जंप पिछले 5-6 दिनों में देखने को मिला है वो अच्छा खासा तेज है। सरसों में तेजी है, सोयाबीन में नए हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी यहाँ पर काफी सपोर्टिव हैं। डॉक्टर पाठक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, पॉइंट है जिस पर बाजार की नजर रहेगी, वो है बुआई के नंबर्स। वो फिलहाल किस तरह से नजर आते हैं? देखिए, बुआई पिछले साल के मुकाबले पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अब मॉनसून लेट होने की वजह से मुझे लगता है हम पिछले साल के नंबर तक ही पहुंच पाएंगे। जो बुआई के आंकड़े मेरे पास अभी हैं उसमें मैं देखता हूँ करीब 112 लाख हेक्टेयर बुआई हो चुकी है। सरकारी आंकड़ा अभी करीब 98-99 लाख टन का है, हेक्टेयर का है। तो बुआई थोड़ी सी कम, बराबर या थोड़ी सी कम हो सकती है पिछले साल से। उसकी वजह से बाजार शायद थोड़ा क्यों ले रहा है तो बढ़ रहा है। अब जहाँ तक फसल का सवाल है तो सभी जगह फसल की कंडीशन बहुत अच्छी है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है, कोई मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं है। बारिश मध्य प्रदेश में हो रही है। महाराष्ट्र में थोड़ा कंसर्न ये है कि बारिश वहाँ कुछ जिलों में बहुत ज्यादा हो गई है, तो खेतों में पानी भर गया है। उम्मीद करते हैं कि वो 1-2 दिन में बारिश खत्म होगी और धूप निकलेगी तो वो ठीक हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा कंसर्न है कि पानी बहुत भर गया है। बाकी राजस्थान में बुआई अभी भी होनी बाकी है। वहाँ पे करीब 9 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। मैं समझता हूँ अभी 2-2.5 लाख 3 लाख हेक्टेयर में और बुआई होगी। तो बुआई तो स्थिति ये है कि पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन में उतनी हो जाएगी या थोड़ा सा कम होगी। ज्यादा होने की उम्मीद अब नहीं लग रही है, क्योंकि मानसून लेट हो चुका है। पहले हम सोच रहे थे कि मानसून थोड़ा जल्दी आएगा तो बुआई हो जाएगी, लेकिन अब शायद वो नहीं हो पाएगा कि पिछले साल से ज्यादा हो। मिस्टर पाठक, जैसे आपने कहा कुछ कंसर्न्स यहाँ पर महाराष्ट्र और राजस्थान में है, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पर यील्ड्स को लेकर कोई भी चिंता होगी? अभी यील्ड्स को लेकर चिंता करना बहुत प्रीमेच्योर है मनीषा जी, क्योंकि अभी जो फसल है, वेजिटेशन जिस स्टेज पे है वो बहुत अच्छा है। यील्ड्स की चिंता तब करनी चाहिए जब या तो मॉइस्चर स्ट्रेस हो या पानी बहुत ज्यादा भर जाए। जैसे महाराष्ट्र में मैंने बताया कुछ जिलों में पानी भर गया है, लेकिन सोयाबीन की फसल बहुत वर्सटाइल होती है। अगर पानी भरा नहीं रहे, निकल जाए 2-3 दिन में, तो कोई उसको समस्या होती नहीं है। उसी तरह अगर एक आध 2-4 दिन सूखा भी पड़ जाए तो समस्या नहीं है, क्योंकि फसल उसको बेकअप कर लेती है। हाँ, लेकिन मॉइस्चर स्ट्रेस तब हो जब पॉट फॉर्मेशन हो रही हो या फिर फ्लावरिंग स्टेज पे, तो फिर समस्या लगती होती है। लेकिन अभी ऐसा कहना मुश्किल है।
कि अगले 10 दिन में या 15 दिन में बारिश की क्या स्थिति रहेगी या सितंबर में क्या होगा। ऑल राइट, वो बुआई की स्थिति यहाँ पर है। ऑफ कोर्स डॉक्टर मिस्टर पाठक, हम आपसे डिमांड सप्लाई के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो एज ऑफ नाउ बुआई को लेकर ये नंबर्स हैं कि करीब करीब 112 लाख हेक्टेयर्स के आसपास यहाँ पर बुआई हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले अनचेंज हम शायद यहाँ पर नंबर्स आता हुआ देखेंगे। पहले बाजार को उम्मीद थी कि हम ज्यादा यहाँ पर बुआई होता हुआ देखेंगे, लेकिन वो सेंटिमेंट या वो एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर प्राइसेस, क्योंकि क्लियरली एक सीधा इंपैक्ट हमने यहाँ पर भावों में आते हुए देखा है। बुआई का इलाका कम होता हुआ नजर आया है, भाव यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऑल टाइम हाईज पर सोयाबीन के भाव यहां पर फिर से। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल ऑल टाइम हाईज पे सोयाबीन के साथ बाकी जो तिलहन है वहां भी हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। और जो मुख्य वजह यह है कि हमने केवल भारतीय बाजारों में ही बढ़त आते हुए नहीं देखी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। सीबीओटी, चाहे वो सोयाबीन फ्यूचर हो या सोयाबीन ऑयल हो या बुरसा मलेशिया के एलसी हो, सभी जगह मजबूती देखने को मिल रही है। सप्लाई के कंसर्न्स भी हैं और काफी सारे कंट्रीज के जो बायोफ्यूल के मैंडेट्स हैं उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें $70 के ऊपर WTI बना हुआ है, वहां से भी सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी डोमेस्टिक जो सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं और सोइंग में डिले जो है हुआ था लेट मानसून के अराइवल के चलते, और अभी भी जो सोइंग के नंबर्स है वो गत वर्ष की तुलना में कम है, और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी इस वर्ष जो है वो नहीं के बराबर रहेगा। तो अभी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव यहाँ पे ऑयल सीड्स में बना रह सकता है। मेरा मानना है कि सोयाबीन में अभी भी यहाँ पे जो है शॉर्ट सेल की रणनीति नहीं रखना चाहिए, इवन यहाँ पे बाय ऑन डीप सी रखना चाहिए। आज काफी बड़ी मजबूती जो है यहाँ कीमतों में देखने को मिली है, तो मेरा मानना है कि थोड़े करेक्शंस आते हैं टुवर्ड्स 8350। तो अगस्त वायदा में वहां फिर एक बार एंट्री के लेवल्स होंगे, तो थोड़े डीप का वेट करना चाहिए, बाकी शॉर्ट सेल को अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, बिकवाली करके काम नहीं करना है क्योंकि बाजार में अभी भी काफी अनसर्टनिटी बनी हुई है। मिस्टर पाठक, आज सोयाबीन की तो हमने बात करी, मूंगफली में भी हमने देखा है कि बुआई का इलाका हल्का सा गिरा है, लेकिन सनफ्लावर में अच्छी खासी बढ़त है। तो विद इन एडिबल ऑयल सेक्टर भी आप देखते हैं कि यहाँ पर हल्की सी हम डिस्पैरिटी आता हुआ देखेंगे। टोटल एडिबल ऑयल सेक्टर का अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे आपने बोला मूंगफली की बुआई लास्ट ईयर के मुकाबले शायद उतनी है। सनफ्लावर बढ़ेगा तो उसमें सनफ्लावर में तेल बहुत होता है, सनफ्लावर का असल में बेस बहुत छोटा है, तो सनफ्लावर बढ़ने से थोड़ी सी जो अदर क्रॉप्स में कमी है वो पूरी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन टाइट लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अगले 2-3 महीने में टाइट ही लगती है मुझे, ग्लोबल क्यूज भी यही कह रहे हैं। जी हाँ, ओवरऑल एडिबल ऑयल अगर सेक्टर देखें तो 10% की गिरावट है बुआई के इलाके में अब तक, जो कि सरकारी आंकड़े आए हैं, पर ये 23 जुलाई के नंबर्स हैं। और जैसे मिस्टर पाठक ने कहा वो नंबर थोड़ा सा अपडेट जब हम आगे आता हुआ देखेंगे तो शायद यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल पाएगी। बात अब यहाँ पर दालों की करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक ये सेक्टर इन द न्यूज भी रहा है, और हमने जो बुआई का इलाका है जो कि आपकी स्क्रीन पर है वहां पर भी लगातार गिरावट आते हुए देखी है। विवेक, कैसे देखते हैं सबसे पहले तो बुआई के नंबर्स, यहाँ से क्या रिएक्शन है? नमस्कार मनीषा जी, जैसा आपने कहा और मैंने भी देखा था कि 70.64 लाख हेक्टेयर की कवरेज अभी तक हुई है, जो ऑलमोस्ट 10% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून ने रफ्तार पकड़ी है, तो आने वाले टाइम पे ये थोड़ा कवर कर लेगी और बुआई थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बट जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, इसलिए पल्सेस मार्केट में थोड़ी सी तेजी उस कारण आई हुई है। पर अगर आप पल्सेस सोइंग की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो ये 10% की कमी है वो आने वाले टाइम पे पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब मानसून ने पूरे हिंदुस्तान में मतलब रफ्तार पकड़ी है। महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा पकड़ ली है, लेकिन बाकी इसका असर पॉजिटिव दिखेगा, जो बिल्कुल सी रुक सी गई थी मानसून। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पल्सेस में जो ये शॉर्टेज है वो आने वाले टाइम पे फुलफिल हो जाएगी और हम आसपास जो टारगेट है उसके आसपास पहुंच जाएंगे। जी विवेक, एक ब्रेकडाउन भी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि जो हमारी स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है कि तुअर में यहाँ पर 5.5% की बढ़त देखने को मिली है बुआई के इलाके में, लेकिन उड़द में 22% की कमी है, मूंग में 18% की कमी है। आपको लगता है अभी बहुत अर्ली डेज हैं, फिलहाल चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि मानसून रिवाइव हुआ है तो ये नंबर्स बेहतर होते हुए दिखेंगे? निश्चित रूप से मनीषा जी, अभी मानसून रिवाइव हुआ है और हमारे यहाँ हर साल ये ऐसी कमोबेश स्थिति बनती रहती है कि कभी मानसून लेट आता है, कभी जल्दी आ जाता है, फिर बारिश रुक जाती है। तो अभी कुछ भी प्रिडिक्शन करना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये मेरा जरूर मानना है कि तुअर पे थोड़ी शॉर्टेज रह सकती है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मानसून ज्यादा हो गए थे, फिर आगे कैसी स्थिति होगी। पिछले साल भी
क्रॉप जो होनी थी उससे काफी कम हुई थी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी। तो मुझे तुअर पे ज्यादा चिंता है, बाकी जो उड़द है और ग्रीन मूंग बीन्स है तो ये अपने आप कवर कर लेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है अपना नीचे। ऑल राइट, बात अब यहाँ पर कॉटन की भी कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमने नए हाईज बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी तेजी है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट की डिमांड काफी स्ट्रांग हमने देखने को आते हुए देखी है। सीसीआई के पास ऑफ कोर्स यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इन करंट स्तरों पर भी जहां पर प्राइसेस नियर ऑल टाइम हाईज हैं, मिलों की मांग यहाँ पर बरकरार बनी हुई है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मांग और भावों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन संदीप, पहला व्यू आपसे भी बुआई का ही जानना चाहेंगे। क्या लगता है, क्या जो ये माइनस में फिलहाल नंबर्स हैं इससे कुछ कंसर्न है? नमस्कार मनीषा जी। शुरुआत में तो जैसे बाकी सारे ऑयल सीड्स में भी हुआ था कि कॉटन का सोइंग थोड़ा स्लो रहा, बट इरिगेटेड एरियाज में उनको अच्छा सा सोइंग हो गया था। अभी पर्टिकुलरली इन जून एंड तक तो ऑलमोस्ट सभी जगह 90-95% सोइंग कंप्लीट हो चुका है इंडिया वाइड। अब रही बात, इस बार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 5% जैसा एक रेंज बढ़ेगा कॉटन में पर्टिकुलरली, बिकॉज इस बार रेट्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं एंड अट्रैक्टिव रेट है। मतलब इनपुट वर्सेस आउटपुट देखेंगे तो लास्ट सीजन इस टाइम अगर बात करते हैं तो 62 सेंट्स का रेट था इंटरनेशनल बाजार में, आज 89.8 सेंट्स है। सो ऑलमोस्ट 50% का तो बढ़ोतरी देख ली है एक ही साथ में। So for every people it is very attractive. So इस बार बुआई डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ेगी, 5 to 10% एकरेज बढ़ेगा ऐसा मानना है। क्लियर पिक्चर तो अपने को इस मंथ एंड में और नेक्स्ट अगस्त फर्स्ट वीक तक पता चलेगा फिगर्स वाइज। जी हाँ संदीप, एब्सोल्युटली। जो फिलहाल हमारे पास लेटेस्ट नंबर्स हैं उसके हिसाब से 7% की गिरावट देखने को मिली है फिलहाल कॉटन की बुआई में, लेकिन जैसे संदीप कह रहे हैं कि बाय द टाइम हम यहाँ पर बुआई खत्म होता हुआ देखेंगे और वो फाइनल नंबर्स हमारे पास आएंगे तो शायद 5 से 7% का यहाँ पर इजाफा ही देखने को मिलेगा। और एक बात काफी पक्की है, जैसे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस फिलहाल देखने को मिले हैं और जिस तरह का व्यू है कि आगे 2-3 महीने तक यहाँ पर भावों में सपोर्ट रह सकता है, तो क्लियरली बुआई के नंबर्स यहाँ पर बेहतर आगे जाकर रह सकते हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो क्लियरली मॉनसून का जो रिवाइवल है उससे बुआई को तो यहाँ पर सपोर्ट मिला ही है, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आगे जाके डिमांड सप्लाई की सिचुएशन क्या है और भाव कैसे रह सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बात हम यहाँ पर बुआई की कर रहे थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आगे 2-3 महीने यहाँ पर डिमांड सप्लाई कैसी रह सकते हैं, क्योंकि वो आपको बताएगी कि भाव कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे मिस्टर पाठक, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्यूज देखने को मिले हैं, जिस तरह से यहाँ पर पाइपलाइंस खाली हैं, क्लियरली उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आता हुआ नजर आया है। मुझे मालूम है आप प्राइसेस पे यहाँ पर बात नहीं करते हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई सिचुएशन कैसी दिखती है? डिमांड सप्लाई सिचुएशन बहुत टाइट है। इनफैक्ट जो डिमांड है और जो सप्लाई सोयाबीन की है उससे लगता है कि एंड ऑफ द सीजन हमारे पास कुछ स्टॉक वगैरह नहीं बचेगा, क्योंकि नॉर्मली हमेशा होता है थोड़ा बहुत। तो डेफिनेटली अगले 2-3 महीनों में सप्लाई सिचुएशन काफ़ी टाइट है सोयाबीन की, और इसीलिए शायद भाव भी थोड़े बढ़ रहे हैं। घरेलू मांग को लेकर क्या उम्मीदें हैं और आपको लगता है इंपोर्ट से भरपाई हो पाएगी? इंपोर्ट इस साल पिछले साल के मुकाबले ही होगा, शायद करीब 5.5 लाख टन इंपोर्ट होने की उम्मीद है। जून में करीब 75 लाख टन इंपोर्ट हुआ है, 75,000 टन इंपोर्ट हुआ है। जुलाई अगस्त में भी इस तरह का इंपोर्ट होने की उम्मीद है। टोटल 5.5 लाख होगा, उससे थोड़ी भरपाई होगी, क्योंकि 2 लाख टन करीब अभी जुलाई अगस्त सितंबर में आने की उम्मीद है, और उससे थोड़ी भरपाई हो पाएगी। ये बात सही है। मनोज जी, आपने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, आपने शॉर्ट से यहाँ पर बचने को कहा है जहां तक खाने के तेलों की बात है, लेकिन जिस तरह की तेजी हमने जुलाई में आते हुए देखा है, आपको लगता है उसका एक रिपीट परफॉर्मेंस यहाँ पर अगस्त और शायद सितंबर में भी रहे? बिल्कुल रहेगा मनीषा जी, क्योंकि अभी जो नया क्रॉप है उसमें काफी समय है, और अभी यहाँ फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे ये नेक्स्ट मंथ से। तो डिमांड जो है यहाँ बनी रहेगी, और जिस तरह से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है और लॉकडाउन जो ईजिंग हमने देखा है उसके चलते भी यहाँ पे डिमांड में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आगे डिमांड बेहतर ही होगी, और जो सप्लाई के कंसर्न्स हैं वो रहेंगे जब तक नए क्रॉप का अराइवल नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि डिमांड बेहतर रहेगी, और उसके चलते यहाँ कीमतों में भी जो है सपोर्ट्स
अगले 1 से 2 महीने में कम से कम बने रहेंगे जब तक कि नए क्रॉप का अराइवल स्टार्ट नहीं होता। ऑल राइट, बात अब यहाँ पर दालों की करते हैं। और जैसे विवेक आप हमें बता रहे थे कि बुआई का इलाका एक पार्ट है यहाँ पर पूरे डिमांड सप्लाई का। सरकार की तरफ से जिस तरह से बातचीत है, जिस तरह से हमने स्टॉक लिमिट लगते हुए देखी, फिर हटते हुए देखी, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमने भावों पे आता हुआ देखा है। आपको क्या लगता है अगले 2-1 महीने में किस तरह की मांग रह सकती है और प्राइसेस का क्या आप व्यू लेके चल रहे हैं? मनीषा जी, मेरा ये मानना है कि जो डिमांड है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगी, क्योंकि त्योहार के सीजन आ रहे हैं। उसके बावजूद कोविड के कारण जो बड़ी शादियां हैं, होटल्स हैं, उनका कंजम्पशन काफी कम हो चुका है। और वो एक प्रकार से बहुत बड़ा हर्डल है जो एक्चुअल डिमांड इंडिया में दालों की आती थी पिछले 2-3 सालों से। इस कारण प्राइस, जो डिमांड है उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी जितनी एक्चुअल बढ़ती है। उसके बावजूद प्राइस जो है बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने जो ईज किया है, 500 टन जो स्टॉक लिमिट बढ़ाई है 200 टन से 500 टन, उससे मार्केट में एक प्रकार से फ्लो हो गया है। फिर भी 500 टन एक कम अमाउंट है, शायद गवर्नमेंट इसे 1000 टन भी करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बावजूद अभी मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड धीरे धीरे निकलेगी और उतनी प्राइस नहीं बढ़ेगी जितनी पहले हमको उम्मीद थी। इस स्टॉक लिमिट के कारण लोगों ने जो भी स्टॉक था वो मार्केट में लिक्विडेट किया है और उससे मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। तो उसके कारण तेजी आने की संभावना थोड़ी कम सी हो गई है, पर एक प्रकार से डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट नेक टू नेक चलेंगे आप। मनोज जी, क्या देखते हैं अपर साइड आप पल्सेस में यहाँ से भावों के तौर पे? भाव के तौर पे अगर मैं चने की बात करूं तो मेरा मानना है कि हायर साइड पे कीमतें फिर एक बार 5250, 5300 वो लेवल टेस्ट कर सकती है, क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो थोड़े से खराब हुए हैं स्टॉक लिमिट के जो आए थे गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि वहां पे हमने ईज देखा है, लेकिन बावजूद उसके एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जो है ये कमोडिटी में बना रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेप्स कभी भी फिर एक बार अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 5250 से 5300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे जो है लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स रहेंगे, क्योंकि कीमतें ऑलरेडी एमएसपी के नीचे ट्रेड हो रही है। तो चना में मेरा मानना है कि यहाँ भी 4950 के लेवल के आसपास जो है बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। 4840 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 5150 का लक्ष्य रखें और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ 5300 तक के लक्ष्य भी रख के चल सकते हैं। ऑलराइट, तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। और कॉटन में तो हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, इस महीने में करीबन 9% की बढ़त। संदीप, आप कैसे देखते हैं डिमांड सप्लाई सिनेरियो को? ऑफ कोर्स सीसीआई एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा हमेशा रहता है, लेकिन जिस तरह की पाइपलाइंस ड्राई हैं, अगले 2-3 महीने जब तक नई फसल नहीं आती, आप कैसे देखेंगे? मेरे हिसाब से अभी कैरी ओवर स्टॉक बहुत डिमिनिश्ड है। सीसीआई के पास भी बड़ी मुश्किल से 10 लाख गठान रही होगी। मेजॉरिटी एक्सपोर्ट हो चुका है और एक्सपोर्ट नंबर्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। सो नया क्रॉप सपोज 15 सितंबर के या 28 सितंबर के बाद भी अगर आता है तो 2 महीने और बचे हैं। तो जिनको लेना था सब लोगों ने तो मेजॉरिटी ले लिया। यहाँ की लोकल मिलों के पास काफी पाइपलाइन कम डिप्लीटेड स्टॉक्स रहे हैं, तो उनको अभी नया लेने की इमीडिएट तो नहीं लेंगे, जितना है उससे चला लेंगे। जैसे ही नया स्टॉक आना चालू हो जाएगा तो थोड़ा पहले बाजार दबेगा, बट ये जो लेवल आ गया है एंड इस साल का आप 55,000 का जो 28 mm का कॉटन है उसको नए सीजन में पहले शुरुआत में दबेगा 1-2 महीने, बट देन ज्यादा मंदी की गुंजाइश कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि चाइना भी इस बार कोई अच्छा क्रॉप आने की संभावना कम दिख रही है। ऑलराइट संदीप, आपने काफी सारे बुलिश यहाँ पर हमें पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं कि चाहे वो बाहर की फसल है या फिर हमारी जो पाइपलाइंस खाली हैं, तो जिस तरह का स्टॉक के साथ हम काम कर रहे हैं यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। आप कैसे देखते हैं मनोज जी इसको? क्योंकि जैसे संदीप भी कह रहे हैं और जैसे बाकी एक्सपर्ट्स भी हमें बताते रहते हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी शायद नहीं आएगी, लेकिन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी। नहीं, तेजी बनी रहेगी मनीषा जी। आपको याद हो तो हमने पहले एक स्पेशल शो किया था तो 27,000 तक के लक्ष्य हमने दिए थे, और आज जो है अगस्त वायदा में हमने 27,000 के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कॉटन में अभी भी और जो है स्टीम बचा हुआ है और हम यहाँ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं। सीबीओटी कॉटन फ्यूचर्स की अगर बात करें तो हम 90 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 93 सेंट के ऊपर जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है ब्रेकआउट जो है मंथली चार्ट पर टेक्निकली देखने को मिल रहा है,
और जिस तरह से सप्लाई के कंसर्न्स हैं, तो मेरा मानना है कि अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यूएस कॉटन फ्यूचर जो है 125 सेंट्स तक के भी रेट यहाँ इस बार दिखा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों की बात करें तो मेरा मानना है कि एक बार कीमतें अगर 27,500 के ऊपर स्टार्ट होती है सस्टेन होना, तो यहाँ 30,000 तक के लेवल्स भी जो है देखने को मिलेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अगस्त वायदा की अगर बात करूं तो थोड़ा डिप मिलता है 26,500, तो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल्स होंगे। 26,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, 27,400, और थोड़ा सा मीडियम टर्म की अगर बात करें तो 28,000 भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर ब्रेकआउट होते हैं तो यहाँ पे 30,000 जो है निश्चित रूप से इस बार देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, हमारा पूरा ही पैनल आज काफी बुलिश यहाँ पर नजर आया है, चाहे वो खाने के तेल हो, दालें हो या कॉटन हो। यहाँ पर बुआई का इलाका इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अगले 2-3 महीने तक बाजार में बहुत स्टॉक नहीं रहेगा। मांग अच्छी होने की उम्मीद है और उसका सहारा हम यहाँ पर भावों में आता हुआ देखेंगे। तो खरीदारी की राय खाने के तेलों, दालों और कॉटन तीनों ही जरा उभर के आई है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, मिस्टर पाठक, विवेक और संदीप जी साथ में जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पे पूरे फंडामेंटल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।